जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। बायोसाइड में हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने प्रोटोजोआ पोरिफेरा कर लिया है और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा के क्वेश्चन। सिलेंट्रेटा जो जाना जाता है हाइड्रा के नाम से, जो जाना जाता है निडेरिया के नाम से। हाइड्रा इसका बहुत ही कॉमन है जिसको सब लोग जानते हैं, और इसको निडेरिया बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, निडेरियन सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रे को किल कर देती हैं। ऐसा वो केमिकल रिलीज़ करता है। तो चलिए बीच बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को जब हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है फंजिया का साधारण नाम है। फंजिया कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, तो क्या है इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम क्या है? क्या ये मशरूम कोरल है, रेड कोरल है, ब्रेन कोरल है या ऑर्गन पाइप कोरल है? तो इसका साधारण नाम है मशरूम कोरल। इसको बोला जाता है मशरूम कोरल। फंजिया का साधारण नाम है मशरूम कोरल। फंजिया का साधारण नाम मशरूम कोरल है, जबकि रेड कोरल बोला जाता है कोरेलियम को। रेड कोरल जो है कोरेलियम को बोला जाता है। कोरेलियम का साधारण नाम है रेड कोरल। और मस्तिष्क ब्रेन कोरल कहा जाता है मेएंड्रियाना को। कोरेलियम और मस्तिष्क ब्रेन कोरल कहा जाता है मेएंड्रियाना को। ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है ट्यूबिफोरा को। ट्यूबिफोरा को कहा जाता है ऑर्गन पाइप कोरल। तो ये हैं कॉमन नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है, ये इसका वो है एक्सप्लेनेशन है। फंजिया का साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल, मशरूम कोरल कहते हैं। लाल कोरल है कोरेलियम, ब्रेन कोरल है मेएंड्रिना और ऑर्गन पाइप कोरल है किसको कहा जाता है? ट्यूबिफोरा। ऑर्गन का पाइप कोरल जो है ट्यूबिफोरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुरूपता देखी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन सिलेंट्रेटा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा में। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा आप देख सकते हैं सिलेंट्रेटा में। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनोल स्टेजेस पाई जाती हैं। एसेक्सुअल स्टेज पाई जाती है और सेक्सुअल स्टेज। तो इनका जो है अल्टरनेशन होता रहता है। तो इसमें दो फेज होती है, एक पॉलिप होती है और एक होती है मेड्यूसा फेज। तो ये अल्टर करते रहते हैं, तो इसी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। दो रूप होते हैं, जैसे एक पॉलिप है और मेड्यूसा। पॉलिप है और दूसरा है मेड्यूसा। तो पॉलीमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है? हम लोग देख रहे थे सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक से अधिक अवस्थाओं का होना। पॉली मतलब बहुत, मॉर्फिज्म मतलब अवस्था का होना, रूप का होना। तो इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। ये दो अवस्थाएं होती हैं इसमें, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है किसमें? सिलेंट्रेटा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये मुख्यतः पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? हाइड्रा में, ऑरेलिया में, ओबेलिया में, ट्यूबिफोरा में। तो इसका राइट आंसर होगा कि मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? मेटाजेनेसिस पाया जाता है ओबेलिया में। किस में पाया जाता है? ओबेलिया में। मेटाजेनेसिस ओबेलिया में। इसका मतलब मेटाजेनेसिस का मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो अवस्थाएं होती हैं उनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मेटाजेनेसिस किस में पाया जा रहा है? ओबेलिया में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण होता है मतलब पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप में आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेड्यूसा हो जाता है, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, फिर क्या बन जाता है?
पॉलिप। तो ये अल्टरनेशन जो जनरेशन पाया जाता है वो ओवेलिया में होता है, इसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखा जाता है? हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइपोजोआ, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजोआ। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजोआ में क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल अवस्थाएं होती हैं उनका पाया जाना मेटाजेनेसिस कहलाता है। अगला, ओवेलिया में मेटाजेनेसिस होता है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अल्टरनेशन, ये मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में? हाइड्रोजोआ में। ये हम देख चुके हैं। अगला, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखा जाता है? हाइड्रोजोआ में। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीन रेखांतरण मेटाजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः वर्ग हाइड्रोजोआ जंतुओं में जैसे ओवेलिया में मेटाजेनेसिस। तो ओवेलिया किससे संबंधित है? हाइड्रोजोआ से, और इसमें पाया जाता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है किसमें? प्रोटोजोआ में, सिलेंट्रेटा में, स्पंजों में। तो देखने को मिलती है सिलेंट्रेट्स में। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ किस क्लास में मेटाजेनेसिस पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजोआ में पाया जाता है। हाइड्रोजोआ में ही पाया जाता है ओवेलिया। ओवेलिया में ही क्या है? ओवेलिया में ही पीढ़ी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल अवस्थाओं का पाया जाना। फिनोमेना ऑफ मेटाजेनेसिस सीन इन किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ, समसिलेंट्रेट्स। समसिलेंट्रेट्स में हाइड्रोजोआ की जो ओवेलिया है, ओवेलिया में पाया जाता है। देखिए, सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं। पॉलिप होता है, एक मेड्यूसा होता है। इसमें पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा और मेड्यूसा निर्माण करता है। मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण करता है। तो पॉलिप तथा मेड्यूसा होते हैं, जिनके दो मुख्य रूप होते हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा बनाता है, मतलब जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बनाता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बनाता है क्या? पॉलिप। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेट हो रहा है, इसी को कहते हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल का अल्टरनेशन हो रहा है। पॉलिप अवस्था, मेड्यूसा अवस्था का अल्टरनेशन हो रहा है, इसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभाजन होता है रखा जाता है। रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विद डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली, मतलब टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो इनका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में, प्लेटियंथिन में, निडेरिया में, निडेरिया में पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स में टिश्यू ग्रेड पाया जाता है। और रेडियल सिमेट्री इन्होंने पूछा कि ये त्रिज्यता समकित अकशेरुकी, ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। संघ निडेरिया या निडेरियन, जो संघ निडेरिया या निडेरियन या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें शरीर संगठन ऊतक टिश्यू लेवल का होता है। इसमें अंगों का विकास नहीं होता, इनमें अंगों का विकास नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक कई जो सेल्स होती हैं, व्हाट इज़ द टिश्यू? टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स। और कैसे ग्रुप होंगे सेल के? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, सेम स्ट्रक्चर, जिन सेल का स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो, सेम फंक्शन स्ट्रक्चर एंड सेम ओरिजिन। ऐसी सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो, ओरिजिन सेम हो और स्ट्रक्चर सेम हो, उनको कहते हैं, और उनके ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सेम which is originated, same origination, same structure and same function। तो इनका जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं टिश्यू, और यही टिश्यू मिलकर कोई स्पेसिफिक काम को करते हैं। इनमें अंगों का विकास, ऑर्गन का विकास नहीं होता है। ऑर्गन का विकास, ये जो सेल का विकास है, सेल से बनते हैं टिश्यू। सेल इज़ द बेसिक
structure of fundamental structure of a body of a organism of an organism, तो सेल बनाता है टिश्यू। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके बनते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मिलके उनका जब ग्रुप होगा तो बनता है ऑर्गन, और इनका जब कई ऑर्गन मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और कई ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बन जाता है कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा ग्रुप ऑफ सिस्टम है जो बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को। और ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, टंग है, टीथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये पूरा लीवर है, तो ये पूरा सिस्टम में पूरे कई ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह से टिश्यू है, इसी तरह से टिश्यू सिस्टम है। कई कई ग्रुप, कई सेल्स मिलके बनाती हैं, कई सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू, और कई टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिया टिश्यू है, कई टिश्यू टाइप ऑफ, मेनी टाइप ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं टिश्यू सिस्टम, और फिर कई टिश्यू सिस्टम मिलके बनते हैं ऑर्गन। तो इस तरह से इनका विकास होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो निडेरिया है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनका कोई भी काम हो रहा है तो कोई ऑर्गन नहीं कर रहा है, बल्कि कई टिश्यू मिलके, कई सेल्स का जो टिश्यू है, स्पेसिफिक टिश्यू हैं, वही उन कार्य को कर रहे हैं। जो शरीर संगठन का स्तर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मतलब यही होता है। इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? इफायरा लार्वा पाया जाता है ऑरेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, एडेम्सिया, किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑरेलिया की जीवन चक्र में। ऑरेलिया में मेनली 3 तरह के लार्वा पाए जाते हैं। एक होता है प्लैनुला, स्काइफिस्टोमा तथा इफायरा। तो प्लैनुला है, प्लैनुला, स्काइस्टोमा, स्काइफिस्टोमा एंड इफायरा लार्वा, ये पाए जाते हैं। और लेकिन ओबेलिया में सिर्फ एक ही लार्वा पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लैनुला लार्वा। तो हमें समझ में आ गया। ऑरेलिया में 3 टाइप के लार्वा है, और जो कि ओबेलिया में सिर्फ एक है और उसका नाम है प्लैनुला। इसमें प्लैनुला है, स्काइफिस्टोमा है एंड इफायरा है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम देखते हैं सेम क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑरेलिया में 3 तरह के लार्वा है, यही दिया गया है, और ओबेलिया में प्लैनुला लार्वा है। अगला क्वेश्चन, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति होती है, मतलब ज्वालामुखी जो द्वीप होते हैं उनके तट पर, तो इनको क्या कहा जाता है? एटॉल, कोरल रीफ, बेरिल रीफ, फ्रिंजिंग रीफ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रिंजिंग रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति। और जो कोरल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का ऐसे स्ट्रक्चर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी द्वीप पर, पूर्वी भाग पर जो ईस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ये बनते हैं कोरल्स से, पूरी एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है ये इतना, और बहुत ही रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, और ये भी कोरल से ही बनते हैं। कोरल्स कैसे बनाते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनते हैं। तो प्रवाल भित्ति देखिए, इसमें दिया गया है, कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि गर्म और छिछले समुद्र में बनाती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंट्रिक जंतुओं कोरल्स द्वारा होता है। तो कोरल रीफ कैसे बनता है? कोरल्स के द्वारा बनते हैं। ये एंथोजोआ वर्ग के होते हैं जिन्हें कोरल्स कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह की कोरल्स होते हैं, जैसे फ्रिंजिंग रीफ तटीय प्रवाल भित्ति बनाते हैं, ये ज्वालामुखी द्वीपों पे बनता है तटीय प्रवाल भित्ति फ्रिंजिंग रीफ, और बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति ये किनारों से दूर बनते हैं, और प्रवाल भित्ति वाले लैगून के चारों ओर बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों को। फ्रिंजिंग वाला क्या है? ज्वालामुखी द्वीपों के तटों पर बनते हैं। कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? कोरल चट्टानें कोरल्स से बनते हैं। कोरल्स होते हैं मोलस्का, प्रोटोजोआई, काइनोडेर, सिलेंट्रेट्स होते हैं, और एंथोजोआ से संबंधित होते हैं। एंथोजोआ वर्ग से कोरल रीफ्स
सिलेंट्रेट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? लेट्स सी किसमें कौन कोरल नहीं है। पिनेटुला, ऑक्यूलाइना, साइनिया, ट्यूबिफोरा। ट्यूबिफोरा तो है, ट्यूबिफोरा। इसको क्या कहा जाता था? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कुछ नाम था ना, ब्रेन नहीं, ऑर्गन पाइप कोरल इसको कहा जा रहा था। ट्यूबिफोरा को हमने इसके पहले पढ़ा था कि ऑर्गन पाइप कोरल किसको कहा जाता है, तो उसमें ट्यूबिफोरा का नाम। तो ये तो क्या है, एक सिलेंट्रेट है, लेकिन कौन सा इसमें कोरल नहीं है? साइनिया इसमें कोरल नहीं है, साइनिया कोरल नहीं है। बाकी पिनेटुलर, ट्यूबिफोरा और ऑक्यूलाइना एक प्रकार की, मतलब ये तीनों कोरल हैं, लेकिन ये कोरल नहीं है। साइनिया कोरल नहीं है। साइनिया सिलिंट्रेटा के स्काइफोजोआ परिवार से आता है। स्काइफोजोआ परिवार से आता है कौन? साइनिया। जबकि बाकी कहाँ से आते हैं? बाकी किससे आते हैं? एंथोजोआ से आते हैं, क्योंकि एंथोजोआ में ही कोरल को रखा गया है। अगला, इनमें से कौन कोरल नहीं है? तो साइनिया कोरल नहीं है, स्काइफोजोआ से है। बाकी जो है ये सब तीनों किससे हैं? एंथोजोआ से। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? परजीवी, मच्छर तो है परजीवी, खून चूस लेता है। फेताकृमि है, जोंक भी है, खून चूस लेती है, और ये तो पेट के अंदर रहता है। तो समुद्री एनीमोन जो कि सिलिंट्रेट है, ये क्या है? परजीवी नहीं है। देखिए इसमें दिया गया फीताकृमि जोंक मच्छर परजीवी है, परंतु समुद्री एनीमोन एक कमेंसल है, परजीवी नहीं है। एक ऐसा है कमेंसल होता है कि जो गैस्ट्रोपोडा मोलस्क के खाली पड़े खोल से जुड़ा रहता है, जिसमें ये हर्मिट क्रैब के साथ सहभोजी संबंध बनाता है, जिसमें एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। लेकिन इसी जो जब किसी के साथ आप रहते हैं, लेकिन इससे एक को लाभ होता है। जैसे दो लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एक को लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे को तो ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, न्यूट्रल चल रहा है। तो ये जो संबंध है इसको कहलाता है कमेंसल। ये संबंध कहलाता है कमेंसल, मतलब सहभोजी संबंध, जो कि सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के साथ बिताता है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। अभिरूपांतरण संरचना विकास में मार्फोलैक्सिस से अभिरूपांतरण एवं संरचना विकास से एपीमॉर्फोसिस, मार्फोजेनेसिस, मार्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस एंड मार्फोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर हो सकता है क्या? इसका राइट आंसर है सी, मार्फोलैक्सिस। पुनर्जनन या रिजनरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है एपीमॉर्फोसिस, जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है। जैसे उंगली कट गई और ये फिर उंगली मान लीजिए कट गई, ठीक, फिर ये उंगली दोबारा अच्छे से बन गई, ठीक है। जैसे छिपकली होती है, छिपकली की पूँछ कट जाती है, फिर छिपकली की पूँछ नई आ जाती है, कट जाती है, उसके बाद फिर नहीं आ जाती है। इसको बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है दोबारा से। ये तो हुआ मार्फोसिस। दूसरा होता है मार्फोजेनेसिस, और मार्फोजेनेसिस तीसरा होता है मार्फोलैक्सिस। हम मार्फोलैक्सिस को समझेंगे जो कि जंतुओं में हो रहा है। मार्फोलैक्सिस में क्या होता है? मार्फोलैक्सिस में क्या होता है कि एक छोटे से भाग से एक छोटा सा भाग रह गया, मतलब इसमें एक भी सेल रह गई और इससे पूरा बॉडी बन गया। पूरा बॉडी अगर बन गया तो वो कहलाता है मार्फोलैक्सिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या हो रहा है कि सिर्फ छोटा सा कुछ कट गया है, उसका रिकवरी हो रहा है, दूसरा बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है। लेकिन मार्फोलैक्सिस तब हुआ जब पूरा बॉडी ही बन जा रहा है। तो हाइड्रा में पुनर्जनन किसके द्वारा होता है? मार्फोलैक्सिस से। ये छोटे से भाग से संपूर्ण जीव का, जैसे हाइड्रा और स्पंज में भी ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर इसको डिटेल में दिखाया गया है। जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है तो उसको एपीमॉर्फोसिस,
और जीव का निर्माण पूरा हो जाता है हाइड्रा एंड इसमें। तो ये पूरा, तो ये हुआ। हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। हाइड्रा में शारीरिक संगठन कैसा होता है? अभी हमने देखा था कि शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ग्रेड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य करने के लिए व्यवस्थित हो जाती हैं। सही संगठन के इसको उत्कीय स्तर कहा जाता है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? मतलब पूरा जो नर्व होता है, नर्व का जाल होता है, पूरा नर्व का जाल रहता है, पूरा नर्व फैला रहता है, लेकिन ब्रेन ही नहीं है। ब्रेन वाज एब्सेंट, ब्रेन है ही नहीं, नो ब्रेन, बिना बुद्धि के काम कर रहा है। तो भाई ये पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा में नो ब्रेन बट नर्व नेटवर्क आर देयर। हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य को करने के लिए, तो कहा जा रहा है कि हाइड्रा में अनपोलराइज्ड नर्व सेल्स होती हैं। नर्व नेट है जो कि अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसमें ब्रेन नहीं होता है। तो जब ब्रेन ही नहीं है तो कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन ही तो सब चीज़ को कंट्रोल करता है। तो भाई साहब अपने आप ही सब काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? हाइड्रा। हमने देख लिया। इसका हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। हाइड्रा में अनपोलराइज्ड तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व नेट होता है, अल्प विकसित तंत्र का निर्माण करेगा, मस्तिष्क होता ही नहीं, बिना बुद्धि के काम हो रहा है, बिना मस्तिष्क के काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ओबेलिया की मेटाजेनेसिस के संबंध में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? गोनेंजिया अगुणित अवस्था, हाइड्रेंथ लैंगिक अवस्था, मेड्यूसा गुणित द्विगुणित, प्लानुला अलैंगिक नहीं सुमेलित है। तो ओवेलिया की बात हो रही है। तो ओवेलिया का क्वेश्चन दो सुमेलित नहीं है। हाइड्रेंथ लैंगिक अवस्था ये सुमेलित नहीं। ओवेलिया में 3 तरह के सदस्य होते हैं। पॉलिप होता है, पॉलिप, और इसी को बोलते हैं हाइड्रेंथ, और ये होता है एसेक्सुअल स्टेज, जबकि इन्होंने क्या दे दिया है? सेक्सुअल, इसलिए ये गलत है। ब्लास्टोस्टाइल तथा मेड्यूसा। ब्लास्टोस्टाइल होता है और होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा होता है लैंगिक, सेक्सुअल। मेड्यूसा होता है अलैंगिक। सभी अवस्थाएं द्विगुणित होती हैं। पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा बनता है, पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा, और मेड्यूसा में लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनता है। तो पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेड्यूसा होता है, और मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा इसको बनाता है, पॉलिप बनता है। तो ये कुल मिला के इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, बहुरूपी प्राणी है, पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। तो पॉलीमॉर्फिक एनिमल हमने देखा था, क्या कौन सा है? पहला है हाइड्रोडेक्टिनिया, हाइड्रा, ट्यूबिपोरा, मेट्रीडियम। अच्छा, हम इसके अगर कॉमन नेम की बात करें तो मेट्रीडियम को क्या कहा जा रहा था? मेट्रीडियम को कहा जा रहा था ब्रेन क्या नाम था इसका? ब्रेन कोरल। और मेट्रीडियम था कि मेंड्रिना था? नो, ये हम गलत करके आएंगे, ये नहीं था, मेरिडियम था। ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप था, और बाकी नहीं। तो बहुरूपी प्राणी किस में पाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोडेक्टिनिया। हाइड्रोडेक्टिनिया एक सिलेंट्रेटा होता है, और ये होता है, इसमें कई तरह के सदस्य पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक एनिमल कहा जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है हाइड्रोडेक्टिनिया एक सिलेंट्रेटा होता है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप सदस्य होते हैं। गैस्ट्रोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड्स,
टेंटिकुलोजॉइड्स एंड स्केटेलोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इतनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है इसको पॉलीमॉर्फिक एनिमल। किसको? हाइड्रोडेक्टिनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु समूह फाइलम सिलेंट्रेटा के वर्ग एक्टिनोजोआ के उपवर्ग हेक्साकोलेरिया से में सम्मिलित है? पहला जोएंथम, जोएंथस एस्फाइलो, एल्सायोनियम पेनेटुला, यूट्रिसिना, जोएंथस एडवर्सिया, हर्टिया ट्यूबिपोरा, एंटीपेथीज, गॉर्गोनिया, हेलियोपोरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, यूट्रिसिना, जोएंथस एडवर्सिया। इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, इसको सीधे से याद कर लेना है। सिलेंट्रेट संघ में 3 वर्ग होते हैं, एक हाइड्रोजोआ होता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? हाइड्रोजोआ जो होता है, सिलेंट्रेटा संघ में 3 वर्गों में बांटा गया है, एक हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। एक्टिनोजोआ को फिर एक्टिनोजोआ को फिर 3 भागों में बांटा गया है उपवर्ग में, ऑक्टोकोलेरिया, हेक्साकोलेरिया एंड टेबुलेटा। यूट्रिसिना, जोएंथस एडवर्सिया को उपवर्ग हेक्साकोलेरिया में बांटा गया है, हेक्साकोलेरिया में सम्मिलित किया गया है। हेक्साकोलेरिया में कौन कौन आया? यूट्रिसिना, जोएंथस एडवर्सिया, ये याद करने का होगा। अगला क्वेश्चन, दंसिका क्या है? दंसिका, व्हाट इज निमेटोसिस्ट? निमेटोसिस्ट की वजह से ही इसका नाम कहा जाता है निडेरिया। एक पूर्ण कोशिका होती है, कोशिका का भाग होता है, शरीर का अंग होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये होती है एक पूर्ण कोशिका, एक पार्ट ऑफ सेल्स, एक कोशिका का ये होती है भाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पार्ट ऑफ ए सेल। निमेटोसिस्ट की उपस्थिति सिलेंट्रेटा में होती है। तो चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो निमेटोसिस्ट होता है कि उपस्थित सिलेंट्रेटा संघ का जंतुओं का विशेष लक्षण है, स्पेसिफिक लक्षण है, और इसी वजह से इसको निडेरिया में बोला जाता है। ये नीडोसाइट्स होती हैं, नीडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न पार्ट ऑफ सेल होती हैं, कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग कैसे? ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट कोशिका है और उसी से बनता है, पार्ट ऑफ सेल है इसलिए। और ये निकालते क्या हैं? रिलीज़ क्या करते हैं? हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पदार्थ, हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ निकालते हैं, जो कि प्रोटीन और फिनॉल का मिश्रण होता है। नीडोब्लास्ट के स्वतंत्र छोर पर धागे नुमा संरचना होती है जो कांटे लगे रहते हैं, इसको नीडोसिल कहते हैं। इसी नीडोसिल से ही वो क्या करते हैं? प्रे को किल करते हैं, अपने शिकार को मारते हैं। निमेटोसिस्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है और अपनी सुरक्षा भी करता है। अच्छा है हम लोगों के पास कुछ इस तरह की सेल नहीं होते, नहीं तो आधी से ज़्यादा दुनिया साफ होती, क्योंकि हम किसी न किसी को क्या करते? निमेटोसिस्ट सेल होती तो क्या करते? किसी पर भी गुस्सा आया और उस पर जहर उगल देते। तो अच्छा है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, सुरक्षित हैं। भगवान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मतलब ये वर्ड ही उनके लिए नहीं कह सकते, भगवान या जो नेचर है। जब हम देखते हैं कि कितने बुद्धिमत्तापूर्ण से ये चीज़ें बनी हुई हैं, सेल, टिश्यू, बॉडी के एक पार्ट पर कितना वर्क हुआ है, मतलब जैसे अगर हमें बनाना हुआ या हम ह्यूमंस को रोबोट बनाने में कितना परेशानी आ रही है, कितनी चीज़ें नेचुरली आ ही नहीं पा रही हैं, उतनी अच्छे से चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। दिखाई देता है कि हाँ ये रोबोट एक मशीन है। जिस तरह से इतना सेल से बना हुआ, पूरा सेल ही तो सेल जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर पूरा एक बॉडी बन जा रहा है, कितनी दिखाई देती है वो इंटेलिजेंसी, जिसको हम हालांकि हम इस योग्य नहीं कि हम ये चीज़ें कह पाएँ। जो एक नेचर है
नेचर में प्लांट मतलब कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग चीज़ें हैं और कितना उसमें उस एक बॉडी में भी कितनी इंटेलिजेंट तरीके से चीज़ों को सेटल किया गया है और किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसका भी एक कितना सही रखा गया है अनुपात। खैर हम लोग बायो पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आसपास की चीज़ों पर कभी कभी गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना एनालाइज करना चाहिए, कितनी अच्छी हैं चीज़ें। हाँ, हिप्नोटॉक्सिन इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई, पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई किससे होता है, पैरासिटिक प्रोड्यूस हुआ है स्कैरिस, नेमेटोसिस्टा और स्पॉन्जी, ये होता है निमेटोसिस से। अब देखिए इन्होंने इसमें निडेरियन में क्या दिया, निमेटोसिस दे दिया, ये सेल दे दिया जिससे विसेला, ब्रेन नेट अरे नर्व नेट है लेकिन ब्रेन नहीं है। अगला तो ये पाया जाता है निमेटोसिस्ट। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाले विषैले पदार्थ हैं, हिप्नोटॉक्सिन होते हैं, हिमोजोइन, एग्युलोटिनोजिन, हिमैटिन, तो ये होते हैं हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन बेहोश कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्राइज, क्या होता है वो पॉइजनस, हिप्नोटॉक्सिन होता है, उसमें होता है प्रोटीन एंड, क्या होता है उसमें, प्रोटीन एंड फिनॉल, प्रोटीन और फिनॉल का होता है मिश्रण, प्रोटीन और फिनॉल का होता है मिश्रण, ये कौन, हिप्नोटॉक्सिन। तो हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाले विषैला पदार्थ क्या है, हिप्नोटॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंशिका निम्न में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा, निमेटोसिस्ट, इसका मतलब देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार। ओबेलिया की संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ओबेलिया की संवेदी कोशिकाएं क्या होती हैं, पिनेकोसाइट, कोलिनोसाइट, लिथोसाइट, कोइनोसाइट, तो इसका राइट आंसर है लिथोसाइट। जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो लिथोसाइट होती हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ, ओबेलिया की मेड्यूसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं जो स्टेटोलिथ या आर्टोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। स्टेटोलिथ और आर्टोलिथ ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और संतुलन का कार्य करते हैं, मतलब उनका जो स्टेटोलिथ और ऑटोलिथ है से बना हुआ है लिथोसाइट, सेंसरी सेल ऑफ ओबेलिया। लिथोसाइट किसका काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये था। अगला स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है केचुए, ओबेलिया, कॉकरोच, अभी हमने देखा कि ये पाई जा रही है ओबेलिया में, और किसका काम कर रही है स्टेटोसिस्ट काम कर रही है बैलेंसिंग का। अगला किसका काम कर रही है, बैलेंसिंग का। अगला स्टेटोसिस्ट पाई जाती है किसमें, ओबेलिया में, किसमें पाई जा रही है, ओबेलिया। डिप्लोब्लास्टिक सिलोमिक कंडीशन, डिप्लोब्लास्टिक स्टेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं ओबेलिया में, हाँ किसमें, ओबेलिया में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओबेलिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, इस संघ के जंतु में प्रिमिटिव तंत्रिका तंत्र स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। प्लैनुला लार्वा किसके जीवन में चक्र में पाया जाता है, ये पाया जाता है ओबेलिया में। हमने देखा था इसके पहले कि ऑरेलिया में 3 तरह के लार्वा पाए जाते हैं, जबकि ओबेलिया में सिर्फ प्लैनुला लार्वा पाया जाता है जो कि तैरता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्लैनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में होता है, ओबेलिया आदि है और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है। अगला डिप्लोब्लास्टिक अगोहिक अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है केचुआ में, समुद्र एनिमोन, एस्कैरिस, प्लैनेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी एनिमोन। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन किस में पाई जाती है, सी एनिमोन में पाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक उन जंतुओं को कहते हैं जिसमें दो लेयर होती है। जो जर्म लेयर है वो 2 होती है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, एक होती है मेसोडर्म। लेकिन ये इसमें क्या है कि एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म 2 ही पाई जा रही है, एक सबसे बाहर की एक अंदर की, मतलब बीच वाली लेयर नहीं पाई जा रही है। एक्टोडर्म तथा एसिलोमेट अवस्था होती है। इसी जब सीलोम गुहा अनुपस्थित, मतलब जो बीच वाली है सीलोम गुहा यही एब्सेंट है, तो यही कहलाती है क्या, एसिलोमेट। एसिलोमेट पाई जाती है।
ये जो कि सिलिंड्रेटा संघ का जंतु होता है। किसमें ये सिलोमेट पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन है कि डिप्लोब्लास्टिक जो एसिलोमेट कंडीशन है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समुद्री एनीमोन में, सी एनीमोन। इसमें एक्टोडर्म पाया जा रहा है, सबसे बाहर की लेयर और सबसे अंदर की लेयर पाई जा रही है, लेकिन बीच वाली लेयर मेसोडर्म नहीं पाई जा रही है, इसीलिए इसको एसिलोमेट कंडीशन कहा जाता है। एसिलोमेट अवस्था सिलोम गुहा अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा लेता है, इसे छोड़कर। हाइड्रा क्या पचा लेता है लेकिन क्या नहीं पचा पाता है? सब कुछ पचा लेता है लेकिन क्या नहीं पचा पाता है? ये नहीं पचा पाता है वसा, स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन। तो ये नहीं पचा पाता है स्टार्च को। क्या नहीं पचा पाता? स्टार्च को नहीं पचा पाता। सब कुछ पचा लेता है लेकिन स्टार्च को नहीं पचा पाता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइड्रा में इंट्रासेलुलर तथा बायकोश की एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का पाचन हो रहा है, मतलब इंट्रा भी हो रहा है और एक्स्ट्रा भी हो रहा है। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं का पाचन करता है। यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम इसमें नहीं होती हैं। साधारण सी बात है कि एंजाइम नहीं है इसलिए पाचन नहीं हो पाता है, जबकि प्रोटीन, वसा सभी कर लेता है। इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरह का पाचन हो रहा है लेकिन स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओबेलिया के भोजन ग्रहण करने वाला ज्वाइड्स कहलाता है। ओबेलिया के भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइड्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोस्टाइल्स। ब्लास्टोस्टाइल्स, मेड्यूसा, गोनेंजिया, पॉलिप। तो इसका राइट आंसर है पॉलिप। इसका राइट आंसर क्या है? पॉलिप। ओबेलिया एक बहुरूपी जंतु है। इसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें पॉलिप भोजन ग्रहण का कार्य करता है। तो पॉलिप क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। चलिए, ओबेलिया क्या है? ओबेलिया क्या है? बहुरूपी है। यह कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें पॉलिप भोजन ग्रहण करने का काम करता है। अगला, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? भ्रूणी आरक्षण। भ्रूणी, which cell in hydra are called embryonic reserve? तो एम्ब्रियोनिक रिजर्व किस में होता है? एपिथेलियोमस्कुलर सेल, ग्लैंड सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लैंडुलर सेल। तो इसका राइट आंसर है इंटरस्टिशियल सेल, मतलब इसका राइट आंसर है बी। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल को। एक्सप्लेन कर देखते हैं। इंटरस्टिशियल सेल टोटीपोटेंट सेल होती है। टोटीपोटेंट सेल वो होती हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, मतलब एक सेल एक बॉडी बनाने की क्षमता रखती है। एक सेल के पास पावर होती है कि वो दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सके। तो पावर ऑफ सेल टू जनरेट अ बॉडी, मतलब इसके अंदर ऐसा रहती है, ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या कर सकती हैं? दूसरे सेल को बदल सकती हैं। कई प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इंटरस्टिशियल सेल टोटीपोटेंट होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं का रूपांतरण किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। इन्हें भ्रूणी आरक्षण, एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहते हैं। क्या करती हैं? दूसरे प्रकार की सेल्स में कन्वर्ट होने की इनके पास पावर होती है, शक्ति होती है। ऑरेलिया में रोपैलियम एक जटिल संरचना है। क्या होता है रोपैलियम? ये होती हैं कैसी संरचना? 2 संवेदी, वैसे संवेदी संरचनाएं होती हैं 2 संवेदी, 4 संवेदी, 3, 5 संवेदी संरचना होती है, लेकिन ये होती है नंबर में 3 संवेदी संरचना। एक्सप्लेन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें दिया नहीं है। रोपैलियम ऑरेलिया की एक संवेदी संरचना है। रोपैलियम क्या है? ये रोपैलियम ऑरेलिया की क्या है? सेंसरी स्ट्रक्चर है। और इसमें कुल 3 प्रकार के 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे ओसेलाई होता है, ओसेलाई होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, ओसेलाई होता है, ओसेलाई होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, ऑल्फैक्टरी पिट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी पिट्स होता है, एंड टेंटाकुलोसिस्ट होते हैं, टेंटाकुलोसिस्ट।
कोलोसिस्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर नंबर में हुआ, नंबर 1 ओसिलाई हुआ, नंबर 2 हुआ ऑल्फैक्टरी, नंबर 3 हुआ टेंटाकुलोसिस्ट। तो टेंटाकुलोसिस्ट, अब ओसिलाई हुआ 2, ऑल्फैक्टरी पेट्स हुआ, ये भी 2 हुआ, और ये जो टेंटाकुलो है ये हुआ नंबर में 1। मतलब 3 प्रकार हैं। ऑरेलिया में जो रेपेलियम है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 3 टाइप की सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। एक कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, एक हुआ ओसेलाई, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ ऑल्फैक्टरी, एक हुआ ओसेलाई, दूसरा हुआ ऑल्फैक्टरी, तीसरा हुआ टेंटाकुलोसिस्ट। अब 3 तो टाइप हो गए, लेकिन इनका जो नंबर देखेंगे ये होते हैं 2 में, ये 2 ठो होगा, 2 ओसेलाई होगा, ये ऑल्फैक्टरी भी 2 होगा, लेकिन जो टेंटाकुलोसिस्ट है वो नंबर में कितना होगा, 1। तो टोटल कितने हुए, 5। टाइप कितने हुए, टाइप हुए 3 तरह के 5 संवेदी अंग होते हैं। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें ये हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो होगा प्लैटीहेल्मिन्थेस का। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।